कैसे हो दोस्तों? चलिए चलते हैं। सुबह का सूरज क्षितिज पर चमक रहा था, जो हलचल भरे कॉलेज परिसर में सुनहरी चमक बिखेर रहा था। 40 छात्रों का एक समूह अपने उत्साही इतिहास के प्रोफेसर के साथ भारत के राजस्थान में कुख्यात भानगढ़ किले के लिए जाने वाली बस में सवार हुआ। कैमरों की क्लिकिंग और हंसी की गूंज के साथ हवा उत्साह से भर गई। समूह में आर्यन और कबीर थे, जो दो सबसे अच्छे दोस्त थे, जो अपनी निडर जिज्ञासा और रहस्यों को सुलझाने के प्यार के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा अलौकिक के प्रति आकर्षित थे और भानगढ़ किला अपनी काली किंवदंतियों के साथ उनके साहसिक आत्माओं के लिए एकदम सही जगह थी। जैसे ही बस खंडहर के पास पहुंची, गाइड, एक बुजुर्ग स्थानीय व्यक्ति जिसका चेहरा थोड़ा सावधान था, ने माइक्रोफोन लिया और किले के भयानक इतिहास को सुनाना शुरू कर दिया। किंवदंती है, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी कि यह किला कभी राजकुमारी रत्नावती द्वारा शासित एक भव्य राज्य था, जो मंत्रमुग्ध करने वाली सुंदरता और ज्ञान की महिला थी। हालांकि सिंघिया नाम का एक जादूगर, जो अपने काले जादू के लिए जाना जाता था, उससे बहुत प्यार करने लगा। ये जानते हुए कि वह कभी भी उसका प्यार नहीं जीत सकता, उसने एक भयावह योजना बनाई। उसने इत्र की एक शीशी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उम्मीद है कि एक बार जब वह इसे लगाएगी तो वह उसके जादू में आ जाएगी। लेकिन रत्नावती ने उसकी चाल को समझ लिया। उसने शीशी को एक पत्थर पर फेंक दिया, जो लुढ़क कर नीचे गिर गया और जादूगर को कुचलकर मार डाला। अपनी आखिरी सांस के साथ उसने राज्य को शाप दिया, इसे बर्बाद करने की निंदा की। उस दिन से कोई भी व्यक्ति जो अंधेरे के बाद किले में रहता है, कभी वापस नहीं लौटा। छात्रों के बीच घबराहट भरी फुसफुसाहट फैल गई। आर्यन और कबीर ने एक दूसरे को देखा। उनकी साजिश और गहरी हो गई थी। जैसे ही द्वारा समाप्त हुआ, समूह को सूर्यास्त से पहले बस में चढ़ने का निर्देश दिया गया। लेकिन सच्चाई को उजागर करने के लिए उत्सुक दो दोस्तों ने पीछे रहने का फैसला किया। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, किले में एक अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया। हवा ठंडी हो गई। दीवारें अदृश्य उपस्थिति से सांस लेती हुई प्रतीत हुईं। केवल टॉर्च के साथ लड़कों ने परित्यक्त गलियारों की खोज की। उनके कदमों की आवाज डरावनी तरह से गूंज रही थी। कबीर ने घुटन भरी सांस ली। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? आर्यन ने अपनी घबराहट को छिपाने की कोशिश करते हुए मुस्कुराया। हम हमेशा रोमांच चाहते थे, है ना? तभी एक हल्की फुसफुसाहट उनके पास से गुजरी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। कौन मेरी नींद में खलल डालने की हिम्मत कर सकता है? उनके सामने एक धुंध छा गई, जो एक चमकदार आकृति में बदल गई। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा प्रकट हुई। राजसी राजस्थानी पोशाक में सजी उनकी पारदर्शी आकृति, उनकी आंखें दुख भरी लेकिन चुभने वाली थीं। उनकी आवाज नरम फिर भी आज्ञाकारी थी। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसने चेतावनी दी। यह जगह शापित है। जादूगर की आत्मा अभी भी वहाँ है, जो भाग्य को चुनौती देने वाले सभी लोगों को फंसाती है। क्या अभिशाप को हटाने का कोई तरीका है? राजकुमारी ने हिचकिचाहट दिखाई, फिर सिर हिलाया। केवल एक ही तरीका है। अभिशाप मुझे यहाँ तब तक बांधता है जब तक जादूगर की शक्ति का अंतिम अवशेष नष्ट नहीं हो जाता। उसके कक्ष में छिपा एक दर्पण उसकी आत्मा को फंसाता है। यदि तुम पूर्णिमा की रात को गंगा का शुद्ध जल लाकर दर्पण पर डाल दोगे तो मैं मुक्त हो जाऊं। हवा में एक अशुभ हंसी भर गई। छाया से एक काला नकाबपोश व्यक्ति उभरा। सिंघिया की आत्मा, उसका चेहरा द्वेष से विकृत था। उसकी लाल आंखें घृणा से चमक रही थीं। तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत करोगे? वह दहाड़ा। तुम यहां से कभी जीवित नहीं निकल पाओगे। अंधकार का एक झोंका उनकी ओर बढ़ा। लड़के पत्थर की दीवारों से टकरा गए, एक अदृश्य शक्ति द्वारा पंगु हो गए। जैसे ही उन्हें लगा कि वे अंधकार में भस्म होने वाले हैं, राजकुमारी ने अपने हाथ ऊपर उठाए। एक चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिसने जादूगर को पीछे धकेल दिया। अभी जाओ, उसने आदेश दिया। अगली पूर्णिमा से पहले पवित्र जल ले आओ। कांपते हुए लड़के बाहर निकलने की ओर भागे।
किले के दरवाजे जो बंद कर दिए गए थे रहस्यमयी ढंग से उनके लिए खुल गए। जैसे ही वे बाहर निकले, रात ने अपना भयानक सन्नाटा फिर से शुरू कर दिया। अगली सुबह आर्यन और कबीर गंगा नदी की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने पवित्र नदी से शुद्धतम जल की तलाश में सैकड़ों मील की यात्रा की। रास्ते में उन्हें हास्य मिले, जिन्होंने उनकी खोज सुनकर उन्हें उनके साहस के लिए आशीर्वाद दिया। जैसे जैसे पूर्णिमा की रात करीब आई, वे गंगा जल का एक पवित्र बर्तन लेकर भानगढ़ किले में लौट आए। किला उनके सामने पहले से कहीं अधिक भयावह रूप में मंडरा रहा था। वे सावधानी से अंदर गए, अंधेरे रास्तों से गुजरते हुए, जब तक उन्हें जादूगर का कक्ष नहीं मिल गया। हवा में एक अंधेरी उपस्थिति थी। वहां धूल और मकड़ी के जाले की परतों के नीचे छिपा हुआ जादुई दर्पण खड़ा था। इसकी सतह द्वेष से धड़क रही थी। कबीर ने एक गहरी सांस ली। तैयार हो? आर्यन ने सिर हिलाया और साथ में उन्होंने पवित्र जल को दर्पण पर डाला। शीशा जोर से टूटा और एक कान फाड़ देने वाली चीख निकली। शीशे से काला धुआं निकलने लगा और कक्ष हिल गया। दर्द से कराहते हुए शीशे में ऐंठन होने लगी। सिंघिया की आत्मा तड़प उठी। उसका रूप शून्य में विलीन हो गया। कमरे में सुनहरी रोशनी भर गई। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा एक बार फिर प्रकट हुई। उसका चेहरा शांत था। तुमने मुझे आजाद कर दिया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। मेरी आत्मा अब आराम कर सकती है। वह सितारों के झरने में विलीन हो गई और आकाश में गायब हो गई। कुछ हफ्तों के लिए आर्यन और कबीर के लिए जीवन सामान्य हो गया। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी अविश्वसनीय कहानी साझा की, लेकिन कई लोगों ने इसे एक काल्पनिक कहानी के रूप में खारिज कर दिया। हालांकि उनकी शांति अल्पकालिक थी। एक रात आर्यन ठंडे पसीने में जाग गया। उसने सिंघिया की आत्मा का सपना देखा था। उसकी लाल आंखें क्रोध से चमक रही थीं। जादूगर की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया है? मैं शाश्वत हूं। तुम्हें अपनी धृष्टता की कीमत चुकानी पड़ेगी। कबीर ने आर्यन को बुलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कल रात एक बुरा सपना देखा, सिंघिया। उसने मुझे धमकी दी। लड़कों को एहसास हुआ कि जादूगर की आत्मा पूरी तरह से पराजित नहीं हुई थी। जवाब पाने के लिए बेताब उन्होंने एक स्थानीय रहस्यवादी, एक बुजुर्ग महिला की तलाश की, जो आत्माओं से संवाद करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती थी। महिला ने उनकी कहानी ध्यान से सुनी, फिर अपनी आंखें बंद की और धीरे से मंत्रोच्चार किया। एक पल के बाद वह बोली, तुमने जो दर्पण नष्ट किया वह उसकी आत्मा के एक हिस्से के लिए एक बर्तन मात्र था। सिंघिया की आत्मा खंडित हो चुकी है। उसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तुम्हें दर्पण को 17 टुकड़ों में तोड़ना होगा और प्रत्येक टुकड़े को यमुना नदी में उस स्थान पर विसर्जित करना होगा जहां यह गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तभी उसकी आत्मा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। कबीर ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन हमने दर्पण को नष्ट कर दिया। हम इसे और कैसे तोड़ सकते हैं? महिला की आंखें चमक उठीं। दर्पण अभी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में मौजूद है। तुम्हें रात में भानगढ़ किले में वापस लौटना होगा, क्योंकि अंधेरे में ही दर्पण का असली रूप देखा जा सकता है। भारी मन से आर्यन और कबीर भानगढ़ किले में वापस लौटे, इस बार रात में प्रवेश करने की विशेष अनुमति के साथ। किला भयावह रूप से शांत था। हवा तनाव से भरी हुई थी। वे एक बार फिर अंधेरे गलियारों में चले गए। उनकी टॉर्च की रोशनी प्राचीन दीवारों पर लंबी छाया डाल रही थी। जादूगर के कक्ष में दर्पण बरकरार था। इसकी सतह एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिला रही थी। आर्यन एक हथौड़ा पकड़े हुए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दर्पण पर प्रहार करने के लिए इसे उठाया, उसका शरीर अचानक अकड़ गया। वह हिल नहीं सकता था। उसके अंग ऐसे जमे हुए थे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो। कबीर को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। उसने जल्दी से एक प्रार्थना जपना शुरू कर दिया, जो उसने अपनी यात्रा के दौरान ऋषियों से सीखी थी। उसकी आवाज तेज होती गई, जिससे कक्ष में शांति का भाव भर गया। धीरे धीरे आर्यन ने अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया। साथ में उन्होंने दर्पण पर प्रहार किया, जिससे यह ठीक 17 टुकड़ों में टूट गया।
प्रत्येक टुकड़े से एक बेहोश पीड़ा भरी चीख निकली, क्योंकि यह पूरे से अलग हो गया था। उन्होंने सावधानी से टुकड़ों को इकट्ठा किया और उन्हें एक पवित्र कपड़े में रख दिया। अगले दिन आर्यन और कबीर गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदियों के संगम पर गए। जैसे ही सूरज डूबा, उन्होंने पवित्र जल में दर्पण के प्रत्येक टुकड़े को विसर्जित करते हुए अनुष्ठान किया। प्रत्येक टुकड़े के साथ हवा हल्की होती गई। सिंघिया की आत्मा की दमनकारी उपस्थिति फीकी पड़ती गई। जैसे ही आखिरी टुकड़ा पानी के नीचे गायब हुआ, एक हल्की हवा उनके ऊपर बह गई। राजकुमारी रत्नावती की आत्मा एक आखिरी बार प्रकट हुई। उसका चेहरा कृतज्ञता से चमक रहा था। धन्यवाद, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आपने न केवल मुझे मुक्त किया है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि सिंघिया का अंधेरा इस दुनिया को फिर कभी परेशान न करे। अंतिम प्रणाम के साथ उसकी आत्मा रात के आकाश में चली गई, जिससे लड़के शांतिपूर्ण मौन में चले गए। आर्यन और कबीर अपने सामान्य जीवन में लौट आए, अपनी असाधारण यात्रा से हमेशा के लिए बदल गए। हालांकि वे शायद ही कभी अपने अनुभव के बारे में बात करते थे, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने कुछ गहरा हासिल किया है। सालों बाद एक पूर्णिमा की रात आर्यन और कबीर गंगा के किनारे खड़े थे, अपने साहसिक कार्य को याद करते हुए। जब वे झिलमिलाते पानी को देख रहे थे, तो उन्होंने हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, एक लंबे समय से खोई हुई राजकुमारी की कृतज्ञता की फुसफुसाहट, जो आखिरकार शांति में थी। और इस प्रकार भानगढ़ किले की किंवदंती जीवित रही, आतंक की कहानी के रूप में नहीं, बल्कि साहस, मुक्ति और अंधकार पर प्रकाश की विजय की कहानी के रूप में। भानगढ़ किला कौन गया? क्या किसी को रानी रत्नावती से मिलने का मौका मिला? अगर नहीं मिला तो रात में कोशिश करें।